लगातार हम बात कर रहे हैं आज 7 रियासतों की 51 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। वोटिंग परसेंटेज की अपडेट भी हम लगातार आपको दे रहे हैं और आपसे अपील भी हम ये करते हैं कि बड़ी तादाद में आप अपने घरों से बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। अभी भी आपके पास कई घंटे बचे हुए हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। बीएसपी के लीडर मेरे साथ धर्मवीर चौधरी साहब जुड़ गए हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका भी। और क्योंकि तमाम मेहमानों से सवाल जवाब हो गए हैं, सवाल आपसे मेरा ये है कि मध्य प्रदेश में आपको लेकर एक तरह का ये इल्जाम लग रहा है कि आप बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के वहां पर वोट काट रहे हैं। जीतने की पोजीशन में हैं आप या नहीं हैं वो तो एक अलग बात है, यूपी की बात मैं आपसे करूंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में आप वोट काट रहे हैं। आप ये बताइए कि जिस बीजेपी को हराने की लगातार आप बात करते रहे हैं वहां पर एक तरह से लग रहा है कि उसी को सपोर्ट करते हुए आप वहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए बुशरा जी, ये जो आप इल्जाम लगा रही हैं ये कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है। हमने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए 2 सीटों पर बहन कुमारी मायावती जी ने माननीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सीट पर हमने अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए। और बहन जी ये चाहती हैं कि इस देश में जो ये फिरका प्रस्त ताकतें हैं ये परास्त की जाएं और उसी के लिए हमने जो है गठबंधन किया और वो गठबंधन मजबूती से काम कर रहा है। अब आप राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछ रही हैं तो इन्होंने हमारे एक प्रत्याशी को, गुना वाले को, उसको बाहुबल से, सरकारी मशीनरी से बंदूक दिखा करके जबरदस्ती उसको बैठाने का काम किया। ये कांग्रेस के दोहरे चरित्र को दिखाता है और ये इनका आज का दोहरा चरित्र नहीं है। जब पूर्व में 1952 में बाबा साहब ने कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण 51 में अपने विधि मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और 52 के चुनाव में बाबा साहब उतरे थे, तो इन कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोकने के लिए उनके पीए कलोजकर को खड़ा कर दिया था और बाबा साहब को उस चुनाव में शिकस्त खानी पड़ी थी। मुझे बता दें, चलिए 1952 से हम 2019 में आते हैं। आप ही मुझे बताइए कि आपकी लड़ाई जो है वो किससे है? आपकी लड़ाई कांग्रेस से है, आपकी लड़ाई बीजेपी से है? और अगर हंग पार्लियामेंट होती है तो आप बीजेपी के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे, किसी के साथ तो जाना होगा। ऐसा तो है नहीं कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिलकर अपने अकेले दम पर जो है वो सरकार बना लेगी। किसी न किसी के साथ तो आपको जाना होगा ना। मैं वही आपको समझा रहा था। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने इस पार्टी की स्थापना 14 तारीख को की थी, बाबा साहब के जन्मदिन वाले दिन। और हमारी लड़ाई इस देश में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की भी है। जो गांव गरीब का वोटर है, जो दलित हैं, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो ओबीसीज के लोग हैं, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जो अपने हक हकूक के लिए लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई उनके साथ है। और ये कांग्रेस के लोग हों और चाहे बीजेपी के लोग हों, कांग्रेस ने इस देश में ज्यादातर समय में राज किया और अब बीजेपी की सरकार है। 65 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस ने राज किया। आज कांग्रेस के राज में इन दलितों की हालत नहीं सुधरी तो मान्यवर साहब को पार्टी बनानी पड़ी और आज भी वही स्थिति है। जो आज बीजेपी की सरकार है, आज बीजेपी की जो सरकार है वो सबसे ज्यादा उसने अत्याचार किए हैं, वो दलितों पे किए हैं, आज किसानों पे किए हैं। तो ये जो इन पार्टियों का जो चरित्र है ये देश की जनता देख रही है। और हमारी लड़ाई इन फिरका प्रस्त ताकतों के साथ साथ, इन मनुवादियों के साथ साथ, उन पूंजीपति जो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों चाहे वो दूसरे लोग हों, हमारी लड़ाई सबसे है। आपके सारे पॉइंट्स पूरे हो गए, अब मेरे पॉइंट का जवाब दे दीजिए आप और टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। फिर मुझे वहां 1952 में मत ले जाइएगा। आप मुझे बताइए आपकी अगर 2019 के जब 23 मई को इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के नतीजे आते हैं, तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? क्या कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ? जाना तो किसी के साथ पड़ेगा ना आपको। बुशरा जी, देखिए ये पोंगा पंडिती का काम तो बीजेपी के लोग करते हैं, हम तो करते नहीं है। अरे फिर आप सुन लीजिए आप। हाँ। मैं भविष्यवाणी तो करता नहीं हूँ, मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ। ये तो 23 तारीख को इस देश के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। अच्छा, और बहन कुमारी मायावती जी इस देश की सर्वोच्च शिखर पर बैठेंगी, पीएम की कुर्सी पर बैठेंगी और एक इतिहास लिखा जाएगा कि एक दलित की बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनी। हम तो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत सालों से और यही सच होने वाला है। चलिए मान लेते हैं 1%
ऐसा होगा धर्मवीर जी, जैसे कि यूपी में जब वो चीफ मिनिस्टर बनी थी तो सारे के सारे जो है दलितों की आपने माइनॉरिटीज की तस्वीर तकदीर एकदम बदल कर आपने डाल दी थी। वही जब मायावती जब पीएम बनेगी फिर उसी तरह से बिल्कुल पूरे मुल्क के दलित और आप जातिवाद की राजनीति क्यों कर रही हैं? आप मुझे बताइए, आप जातिवाद की बात क्यों कर रही हैं? बहन कुमारी मायावती जी और हमारी पार्टी किसी जातिवाद में विश्वास नहीं करती है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ में बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए इस देश में संघर्षरत है। और आप बार बार हमसे जातिवाद की राजनीति करती हैं, बात करती हैं। ये बात जाति की बात करनी हो तो आप नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, आप बीजेपी के लोगों से पूछिए जो तीसरे चरण में पिछड़ेपन की बात करते हैं और चौथे चरण में अति पिछड़ेपन की बात करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि वो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, स्वर्ण है, क्या है। ये जातिवाद की बात तो आप बीजेपी के लोगों से करिए, वो लोगों को डिसाइड करने दीजिए। कभी आप रैली कर रहे हैं, कभी आप मुझे हिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पर बैठ के दे रहे हैं घूम फिर कर। आप पहले आप खुद ही कहते हैं दलितों की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं। मैं उससे जुड़ा सवाल हम उनके हक की बात करते हैं। बहन कुमारी मायावती जी हर उस पीड़ित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति के साथ हैं जिसको बाबा साहब ने इस संविधान में पूरे अधिकार दिए हैं और उनके अधिकारों का हनन ये पार्टियां समय समय पर करती हैं। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा उनके साथ है। हो गया, उन्होंने पार्टी बना ली, सब कुछ हो गया। आप वहां से अब इस दौर में लौट आइए, 2019 में लौट आइए, उसकी बात करें जिसकी हम 2019 में ही लौट रहे हैं। और आज इस महागठबंधन से इन बीजेपी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को पसीने आए हुए हैं। इनके जमीन खिसकी हुई है पैरों के नीचे से, इनको डर सता रहा है। कभी मोदी जी ममता दीदी की बात करते हैं, कभी वो बहन जी की बात करते हैं, कभी वो बीजू पटनायक के वहां जाते हैं, नवीन पटनायक जी के। ये जो है ये जाल बुन रहे हैं ना, ये जाल 130 करोड़ की जनता काट देगी। इनके किसी जाल में फंसने वाली नहीं है। 2014 के जाल में फंस गई थी जनता गलती की वजह से। कांड की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। बुसरा जी ठीक है धर्मवीर जी, पता चल जाएगा 23 तारीख को किसकी हांडी चढ़ेगी, किसकी उतरेगी। और मेहमान मेरे साथ मौजूद है। हम भूल जाते हैं कि पिछले 2014 में बीएसपी का क्या रिजल्ट था। हम भूल जाते हैं जिस तस्वीर और तकदीर की आप बात कर रही थी। अगर उसका उदाहरण आपको देखना है तो यहाँ से आपके ऑफिस से बाहर निकलिए, एक बहुत बड़ा पार्क है और ये जो यही पार्क दलितों के सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है। ये प्रतिमूर्ति है पार्क। ये आपने 65 साल में नहीं दिए, ये आपने 70 साल में लगा रखी है। ये बहन कुमारी मायावती जी ने जो पार्क बनाया है, हम सीधा चौड़ा करके कहते हैं कि ये दलितों के बस्ती में हॉस्पिटल दिया होता, दलितों के लिए एजुकेशन में कुछ काम किया होता तो आज लोग उनको आज उनकी पूजा शुरुआत कर देते, लेकिन उस पार्क से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। लगती है तो आपको क्यों एतराज होता है? आप ये बताइए, इतना बड़ा पार्क जो आपने बनाया, अगर इसकी जगह आपने यूनिवर्सिटी बनाई होती तो और उस यूनिवर्सिटी में आपने उसमें रिजर्वेशन दिया होता। अगर आपने दलितों को किया है, मैं आपको बता दूं कि इन पार्कों के साथ में आप 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो गौतम विश्वविद्यालय जो है वो इंटरनेशनल विश्वविद्यालय है, जहां पर हर जाति बिरादरी का, धर्म का व्यक्ति लड़के लड़की पढ़ते हैं। उस पार्क में जाति बिरादरी कहाँ चली गई थी? आप एक आदमी का नाम बता दीजिए जो वहां पे कोई और किसी और की आपने मूर्ति लगाई हो। बहन जी ने लगा ली। उर्दू विश्वविद्यालय बनाने का भी काम किया। इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में 27 नए जनपद बना करके जनता की सुविधा के लिए जनता ने उनको उतार दिया। उसके बाद जनता ने उतार दिया। उसके बाद उनको अगर उन्होंने कोई बहुत बढ़िया काम किया होता तो आगे बढ़ाया होता। अभी वही है ना, लेकिन सवाल वही है कि 99% मान सकते हैं मायावती जी अगली प्रधानमंत्री बन रही है देश की, लेकिन 1% अगर नहीं आती पूर्ण बहुमत से सपा बसपा। नहीं, मुझे ये बताइए कि क्या उसका रीजन होगा? 35 सीटों पे लड़ रही है, प्रधानमंत्री बनेंगी, इससे बड़ी विडंबना भारत के लिए कुछ और नहीं हो सकता। कितनी सीटें जीत रही है? अरे कितने सीट आप जीत रहे हो ये बताओ, कितने सीट जीत रहे हो आप? भारत के दूसरी रियासत की बात छोड़ दीजिए, रियासत की छोड़ दीजिए, 35 सीटों में कितनी सीटें जीतेंगे? 5 सीटें भी नहीं जीत रहे उत्तर प्रदेश से। ये 5 सीटें भी नहीं जीत रहे हैं। देखिए आप यासिर साहब, आप भी यू आर आल्सो बीइंग हाईली अनरियलिस्टिक। और धर्मवीर जी भी मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है लोगों का, जो एक्सपीरियंस है लोगों का। चलिए धर्मवीर जी थोड़ी देर मैं अंबिका साय जी आपके पास आना चाहूंगी। मुझे बताइए कि क्या आपको लग रहा है जिस तरह से हम मायावती को देखते हैं, मायावती लगातार
बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को कोसती हुई नजर आती हैं। रैलियों की बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात करें, शायद वो 2 बार बीजेपी का नाम लेती है लेकिन 10 बार वो कांग्रेस का नाम लेती हुई नजर आती है। क्या ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है या फिर जिस तरह से कहा जाता है कि सीबीआई से उन्हें डराया जाता है और एक स्ट्रेटजी के तहत इस तरह से कर रही है, या वाकई में वो आगे आने वाले वक्त में अपने आप को उस जगह पर देख रही है, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि 2019 में उनकी पोजीशन क्या हो सकती है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। इसको गहराई से समझने की जरूरत है। सपा और बसपा दोनों का अभ्युदय उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई से पैदा हुई शख्सियत हैं ये लोग जी। ये पूरी लड़ाई ही कांग्रेस के खिलाफ। ये वोट बैंक मायावती का जो आज है वो कांग्रेस का हुआ करता था जी। ये बैकवर्ड्स वोट बैंक जो आज मुलायम सिंह यादव अखिलेश के पास है वो भी कांग्रेस का हुआ करता था। तो कांग्रेसवाद के खिलाफ लड़ाई से पैदा हुई शख्सियत ये कांग्रेस के साथ मिल जाएंगे कभी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ, कभी टेम्पररी ट्रूस करने पड़ते हैं राजनीति में, हाथ मिलाना पड़ता है, वो जाहिर है संभव है। क्योंकि आप देखिए परसों का बयान मायावती जी का जो उन्होंने कहा जी कि अपने लोगों से कहा कि आप राहुल जी को और सोनिया जी का समर्थन अमेठी और रायबरेली में करें। कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ 2 का नाम लिया। ये एक फीलर भी था और एक वार्निंग भी थी। फीलर था कि अगर वक्त ऐसा आ जाए तो हम लोग मिलजुल के सरकार बनाएंगे। वार्निंग ये थी कि हम आपके खिलाफ जमीनी लड़ाई तो जारी रखेंगे ही रखेंगे, ये बात तय है। और देखिए, अब आज पोलिंग डे है जी। हम लोग 5वें चरण की वोटिंग की बातें कर रहे हैं जी। लेकिन हकीकत में बातें इससे कहीं आगे निकल चुकी हैं जी। अब सिर्फ पोस्ट पोल समीकरण की बात हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी का बॉडी लैंग्वेज देखिए, उड़ीसा में कैसा था जी। और उड़ीसा के वही नवीन पटनायक एक बालिया बयान दे चुके हैं that he doesn't want Modi as prime minister again। जी, वो कह चुके हैं। और अंबेकरन साहिब जी उसके साथ साथ वो भी देखना है, जब उड़ीसा में इससे पहले नरेंद्र मोदी जब वहां पर रैलियां करने के लिए गए थे क्योंकि वहां पर असेंबली इलेक्शन भी, तो आप ये देखें कि तब उन्होंने किस तरह से बयानबाजी की थी। लेकिन आप ये देखें कि अब जब वहां पर इस तरह का तूफान आया तो एक तरह से कसीदे पढ़ते हुए वहां पर नरेंद्र मोदी नजर आए नवीन पटनायक के। तो जो बॉडी लैंग्वेज है उसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि इलेक्शन के बाद किसको किसकी क्या जरूरत पड़े, ये एक तरह उस तरह से दिख रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ नवीन पटनायक को ना देखिए, दीदी कुर्ता भेजती हैं और शायद मालदा आम भी भेजती है जी, मिठाई है ना, और बंगाली मिठाई भेजती है। हालांकि उन्होंने पत्थर कह दिए। वो भी दो पत्थर का भेज रही हैं, गोल गोल वो भी उसी कड़ी का भेज रही हैं। अब कड़ी का एक अंग है। कहने का मतलब हम लोग आज की वोटिंग डिस्कस कर रहे हैं जी। जो राजनीतिज्ञ हैं वो हकीकत जानते हैं और पोस्ट पोल पे उनकी नजर है। तो मेरे ख्याल में आज आपको लगता है कि देखिए, एक तो वो बीजेपी थी जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की थी और एक ये बीजेपी है जो नरेंद्र मोदी के टाइम पर है। जब आसमान जमीन का फर्क है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की हम बात करते हैं तो शायद उनके साथ किसी भी पार्टी को जाने में उतना गुरेज शायद नहीं होता। लेकिन अब अगर जब हम मायावती की बात करते हैं, अब जब हम ममता दीदी की बात करते हैं जो एक वक्त में सपोर्ट दे चुकी है बीजेपी को, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की इस बीजेपी में भी वो पोस्ट पोल क्या उनको दे सकती है समर्थन? क्या आपको लगता है क्या इस तरह का खुदकुशी वाला कदम वो उठा सकती है? अब वो देंगी कि नहीं, ईमानदारी की बात यह है बुशरा जी कि मैं नहीं जानता, लेकिन संकेत जो आ रहे हैं और उन संकेतों से यदि हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं तो ये है। देखिए, हमारे बहुत से मित्र भारतीय जनता पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण पदों पे मेरी उनसे भी बातें होती है जी। और मुझे तो पोस्ट पोल सिनेरियो में वहां क्या बातें हो रही हैं अगर मैं पब्लिकली बताऊं तो सब बात तो नहीं बता सकता, लेकिन इशारा इतना जरूर करूंगा कि अगर ऐसी नौबत आएगी तो बीजेपी, मोदी जी इज बीजेपी वुड लाइक to sit
gracefully in the opposition and wait for another 1.5 to 2 years so that the government falls under its own weight, and then like Indira Gandhi he roams back home very triumphantly. ओके तो ये एक नया एंगल जो है अंबिकानंद जी ने अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर हम सबके सामने रखा है। मैं आपके पास लौटूंगी यासिर। मेरे साथ अभी हाजी शकील कुरैशी साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और उसके साथ साथ मुस्लिम इश्यूज पर उनका काम रहा है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। हाजी शकील कुरैशी साहब, आपका इस्तकबाल है जी सलाम में, क्योंकि तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे लगातार काफी देर से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। शकील साहब, मुझे ये बताइए कि आज 5th फेज की वोटिंग हो रही है, 118 सीटें ही अब बस बची हैं 2 अगले फेजेस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वो 118 सीटें हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस इलेक्शन को, खासतौर पर मुसलमानों के हवाले से? उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जितना भी चुनाव था जी, जब 4था चरण हुआ था, तो जब तक बसपा या सपा कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोली थी, क्योंकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव। अब जब पूर्वी उत्तर प्रदेश का चुनाव स्टार्ट हुआ तो इस गठबंधन को लगा कि शायद हमें कांग्रेस से नुकसान हो जाएगा या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी तो उनसे और पूर्वांचल की सीटें प्रभावित हो जाएंगी, तो वो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके उन्होंने दोबारा से जो हमला है, पॉलिटिकल हमला, उन्होंने कांग्रेस की तरफ कर दिया और अपना उससे एक फायदा कांग्रेस को भी हुआ और गठबंधन को भी हुआ कि वो कंपटीशन में कांग्रेस बनाम गठबंधन आ गया, पूर्वांचल में बीजेपी नहीं आई। लाइए मुझे जी आप मेरे साथ बने रहिए शकील साहब, मैं आपके पास लौटूंगी और तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब, क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि क्योंकि अब ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि वोटिंग तो लगातार जारी है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं और हर फेज के बाद हम ये देख रहे हैं कि एक तरह से बीजेपी का नैरेटिव जो है वो चेंज हो रहा है, वो लोगों के मूड को भाप रहे हैं या फिर उनके अंदर एक नर्वसनेस है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि एक तरह से जैसे हमने नवीन पटनायक को अभी हमने देखा कि जिस तरह से बात की अभी वजीर आजम ने, और जब वहां पर वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो बिल्कुल मुख्तलिफ थे, तो क्या आपको लगता है कि एक तरह से भाप लिया गया है और उन तमाम दलों को भी अपनी तरफ करने की, अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश की जा रही है जिनसे 23 मई के बाद काम पड़ सकता है और जरूरत बहुत ज्यादा उनकी हो सकती है? देखिए, मैं तो सिर्फ आपके सवाल का जवाब तो दूंगा। मैं अंबिका साय साहब का जो विश्लेषण है वो ठीक है कि वो बड़े सहाफ़ी रहे हैं, उनको बड़े सीनियर आदमी हैं, बहुत सही अंदाजा लगाते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 23 मई को हम यहीं होंगे और भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटों से इस बार भी आ रही है और सरकार बनाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देखिए, हम ये वो चीज देख ही नहीं पा रहे, इन लोगों को दिखाई। ये अभी कह रहे हैं कि आपने जैसे एक सवाल किया था पीछे कि ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तो बताइए कौन सा दल वो वाला है? कांग्रेस वो पहले की कांग्रेस जिन्होंने सीताराम येचुरी को सामान के समेत इसी अकबर रोड से बाहर फेंक दिया था। परसेप्शन है वो बदल जाता है, उनको लगता है यार ये चीजें जो हो रही है वो गलत हो रही है। वो जो क्योंकि एक हमारे माइंड में कहीं ना कहीं है कि हम पीछे के लोगों को उदाहरण के तौर पे सामने लाते हैं और ये कहते हैं कि वो बहुत शानदार तरीके से मिलते थे। अब का जो ये जो युवा नौजवान कोई लीडर सामने है या लीडर है वो शायद इतना तवज्जो नहीं दे रहा। देखिए, ये बिल्कुल एक गलत इल्जाम लगाने वाली बात होगी। जिस तरह से अपोजिशन से उनके रिश्ते हुआ करते थे, अपोजिशन के लीडर से आज भी के रिश्ते हुआ करते थे, वो तमाम चीजें आप देखिए। अभी आप देखिए अदावत है, अब तो एक तरह कहां अदावत है? अभी आपने अभी देखिए कि आपके चैनल पे हम लोगों ने बहुत अच्छी डिबेट एक करी थी जब एक फिल्मी सितारा के साथ प्रधानमंत्री ने अपना इंटरव्यू किया। उन्होंने तमाम जो लीडर हैं उनके लिए ये देखिए, आपकी सोच हो सकती है, वो हमारे भारतीय हैं, उनकी आप मूवी देखते हैं, मैं उस पर बहस करने नहीं बैठा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कर दिया और वो कनाडाई नागरिक को आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं तो मैं चुप हो जाता हूं। आप बोल रहे थे, मैं खामोश था। देखिए, मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बात को पूरा करूं। नॉन सीरियस डिबेट देखिए, हमें लगता है ना करें, इश्यूज पे बात करें। देखिए, उसमें प्रधानमंत्री ने ममता दीदी का नाम लिया, उसमें अभी आपने अभी कहा है कि उन्होंने बीजू जनता दल के पटनायक साहब का, तो ये शिष्टाचार होता है, उसमें नाम लिया। अब आप क्या है कि आप सोच रहे हैं कि शायद अगली बार कुछ सीट कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा। अच्छा, लोगों को ये लग रहा है कि सरकार शायद कम अंकों से आएगी, कम नंबरों से आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अच्छा, एक आप बताइए, एक कोई राज्य बता दे विपक्ष का दल जहां पे वो चुनाव बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहा हो।
एक कोई राज्य बताइए। आप देखिए टीएमसी की घबराहट, हिंसा पे उतारू, इस वक्त ममता बनर्जी लोगों को जान से मार रहे। कश्मीर में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कारकुन को हलाक किया जा रहा है, बंगाल में हलाक किया जा रहा है। ये क्या दर्शाता है, ये क्या दिखाता है कि आप जो मौजूदा सत्ता है उससे घबराए हुए, उसको नहीं चाहते हैं कि वो दोबारा उसकी हुकूमत बने, इसलिए इस तरह के लोग हरकत करते हैं। लेकिन यकीन माने कि जिस तरीके से 5 साल बेदाग, 5 साल जिस तरीके से बिल्कुल हर चीजों में ट्रांसपेरेंसी, कोई घोटाला नहीं, कोई पूरे भारत में दंगा नहीं, किसी तरह का कोई ब्लास्ट नहीं। अगर आप रियासत जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दें तो ये इस सरकार में, इस सरकार तमाम चीजें, मैं कश्मीर को मैंने इसलिए अलग कर दिया। देखिए कश्मीर को, बुशरा आप बहुत बड़ी सहाफी हैं, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी रिसर्च होती है। तमाम आप देखिए, मुझे बताइए कि आप ये बताइए कि अगर जो अभी 15 जवान अभी शहीद हुए हैं गढ़चिरौली में, तो क्या आप उसको क्या मानेंगे, वो अटैक नहीं है? तो मैं अगर आपसे ये कहूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि जो भारत के अंदर अर्बन नक्सल गद्दार बैठे हुए हैं, जो अलगाववादी हमारे अंदर बैठे हुए हैं, जब हम उनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो जो जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो मोमबत्ती लेके अपने इंडिया गेट पे खड़े हो जाते हैं। इन लोगों के जब तक मुखालफत नहीं होगी, इस तरह की हरकतें होती रहेंगी। हमारी चाहे एजेंसी जितना भी इनपुट दे दे, गद्दारों की वजह से इस तरह की हरकत बार बार होगी। मैं तर्क के साथ बात करता हूं, देखिए ये कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आपको सुनना होगा कि इस तरह की हरकतें पिछले 5 साल में कम हुई हैं, नहीं हुई हैं। कोशिश की गई है कि बिल्कुल सिफर हो, लेकिन कुछ जगहों पे अगर हुई है तो उसको हम मना नहीं कर रहे। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि लगातार जो रिपोर्टर्स हैं जो जमीन पर जाकर बात कर रहे हैं, अक्सर हमने देखा कि जब लोगों से बात की जाती तो ये कहते हैं कि नहीं हमारे एमपी ने तो कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हम फिर भी वोट जो है वो मोदी को देंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो ये अब बीजेपी जो है, अभी फिलहाल की बीजेपी जो है वो 2 लोगों की पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पार्टी ज्यादा नजर आती है, और उसमें एमपीज जो हैं वो उसका ही फायदा लेते हुए आपको लगता है ज्यादा नजर आते हैं? उस तरह का काम नहीं किया गया जिस तरह से उनको भरोसा देके भेजा गया था, और अभी भी वो एमपीज भी जो चुनकर गए हैं और जो आगे भी उम्मीद कर रहे हैं, वो अभी भी अपने काम पर नहीं बल्कि मोदी पर ज्यादा वोट मांग रहे हैं। बुशरा जी, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। यहाँ पैनल में डिस्कशन हो रहा था कि मोदी जी की भाषा किस तरह से उड़ीसा में बदली है। देखिए, यहाँ पे 2 बातें हैं। जब मोदी जी वहां पे पहले भाषणबाजी या रैली करने गए थे, तब वहां पे वो प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं गए थे, तब वो पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे गए थे, और वहां पे उन्होंने वोट मांगा था। इसलिए हो नहीं सकता बीजेडी को उन्होंने वहां पे क्रिटिसाइज किया था कि बहुत सालों से डेवलपमेंट एक तरह का स्थगित हो गया है, एसेट्रा एसेट्रा। अब जब वो जाते हैं, तो मैंने जैसे अपनी बात की शुरुआत भी की थी कि इतने भयानक चक्रवाती जो फणी आया है देश में, जिसकी हमें सूचना तो थी और तैयारी भी उससे बखूब थी, तो उसमें अगर उन्होंने वहां के मौजूदा सीएम की तारीफ की, जिसकी तारीफ करनी चाहिए थी, तो किए, तो इसको आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि वो आगे की अलायंस को ध्यान में रखते हुए ऐसी बात कर रहे हैं। ऑल्दो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होता, कोई परमानेंट एनिमी भी नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी मतलब पटनायक जी ने पहले भी कोई बहुत कटाक्ष नहीं किया है मोदी जी पे। 1-2 अफसर हो सकते हैं, वरना 5 साल में उन्होंने ज्यादा, बीजेपी ने हमेशा मोदी जी के नेशनलिज्म किसी भी हालत में जो है बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। मतलब बहुत रिसेंट बात है, मैं पूरे 5 साल के अंतराल की बात कर रही हूँ। कभी उन्होंने बहुत तीखे शब्दों में मोदी के खिलाफ बयानेबाजी नहीं, और शायद वो ऐसे इंसान भी हैं कि वो इस तरह की बयानेबाजियों में कभी विश्वास नहीं करते। जो कि आपका सवाल है कि जो मौजूदा जो भी सीटें आई थी पिछले बीजेपी को 2014 में, सच तो ये है कि उस साल भी मोदी के नाम पर ही, चूंकि मोदी एक ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो 4 साल रह चुके थे और सच में गुजरात मॉडल को विकास का एपिटोम माना गया था, तभी उनको सीएम, उनको पीएम बनाया गया, इसीलिए वो कैंडिडेट भी थे, वो जीते भी। तो मुझे लगता है तब भी बहुत से ऐसे लोग जीते जिन कैंडिडेट्स का नाम भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं सुना गया था। और अभी एक सर्वे भी मैं पढ़ रही थी, उसमें भी कहा गया है कि बहुत से एमपी हैं जिन्होंने अपने काम से ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि जो डिबेट्स होती रही देश भर में और जो मोदी जी के काम थे उस पर राइट कर रहे थे, और ये सच्चाई भी है ग्राउंड पे। बहुत से एमपीज ऐसे हैं जो अभी भी शायद मोदी जी के नाम पे, एक डिबेट में सुन रही थी, उसमें एक वहां का नागरिक बता रहा था, जो लोकल आदमी था, उसने बताया कि हमारे घर के सामने जो ये दिक्कत आप देख रहे हैं, वहां की पूरी सड़क टूटी हुई है और 2014 से पहले टूटी हुई है। जो एमपी यहाँ पे हमें वोट मांगने आया था, हमने उनको वोट दिया, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए, इसलिए हम वोट फिर भी देंगे। तो ये बात मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बीजेपी को ध्यान में रखनी चाहिए। एक आदमी या अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या
अध्यक्ष के अगर दम पे पार्टी ना ही चले, अगर उनको 2024 और आगे भी अगर वो 23 मई को इस साल जीत कर आते हैं, आगे भी उनको अगर पार्टी चलानी है, क्योंकि देश में 2 ही प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस या बीजेपी। यहाँ पे बसपा या मतलब कोई भी रीजनल पार्टी कितना भी उत्साहित हो जाए कि हमारा जो सुप्रीमो है वो प्रधानमंत्री बना, पूरे देश को पता है कि किसी रीजनल पार्टी का कोई भी सुप्रीमो इस समय देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मैक्सिमम चांसेस है नरेंद्र मोदी। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। हालात अगर नहीं, देखिए ऐसा धर्मवीर जी मुझे नहीं पता कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूँ, मुझे मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ, बहुत सारे जागरूकता में भी गई हूँ। हैं हमारे पास जो हमने पहले देखा है, जिनकी बहुत चंद सीटें आई, लेकिन हालात के तहत उनको पीएम बनाया गया। इस तरह मौजूद होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गुजरात के वक्त में, लेकिन इन लोगों ने बहुत अफसर रहे होंगे, सरकार नहीं चला पाए। कोई 6 महीने था, कोई साल, इंद्र कुमार, कोई 4 महीने में सरकार। मैं एक बात कह के खत्म कर देती हूँ कि देखिए देश जब वोट डालता, खासकर इस समय जो महोत्सव देखा जा रहा है, हर कोई वोट डाल रहा है, चाहे हो सकता है उसमें से कुछ लोग नोटा भी डाल रहे हो, जो एक विकल्प है, लेकिन जब देश जब वोट डालता है तो वो एक स्थिर सरकार देखता है। तो उस स्थिर सरकार को मुझे ऐसा लगता है दारोमदार या राहुल गांधी को मिलेगा या नरेंद्र मोदी को मिलेगा। इसलिए उत्साहित होकर कोई जवाब देना अनरियलिस्टिक हो जाता है। 23 मई को देखना होगा, बिल्कुल दिलचस्प होने जा रहा है। जितना दिलचस्प ये पूरा इलेक्शन का ये पूरा दौर रहा है, उससे कहीं दिलचस्प ये देखना होगा कि 23 मई को नतीजे क्या आते हैं। सब इसका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं।